जब हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में रेडियो की आवाज़ गूंजती थी, जब फिल्मों में हीरो से पहले आवाज़ हीरो बनती थी, तब एक ऐसी गायिका आई जिसकी आवाज़ में पंजाब की मिट्टी थी, अवधि का ठहराव था और दिल को चीर जाने वाली सादगी थी। एक खनक थी, न सुरों की नुमाइश थी, न अल्फाज का तामझाम, फिर भी हर दिल पे हुकूमत थी। उस आवाज़ का था नाम शमशाद बेगम। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली प्लेबैक क्वीन, लोक संगीत और फिल्मी गीतों के दरमियान सेतु बनी शमशाद बेगम की। एक मुकम्मल सफ़र, एक मुकम्मल आवाज़। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह तारीख जलियांवाला बाग नरसंहार के ठीक अगले दिन की थी, जो पास ही अमृतसर में हुआ था। शमशाद बेगम 8 भाई बहनों में से एक थी, 5 बेटे और 3 बेटियां। परिवार के आर्थिक हालत सीमित थी और माहौल काफ़ी पारंपरिक। उनके पिता मियाँ हुसैन बख्श पेशे से मैकेनिक थे, जबकि उनकी माँ गुलाम फातिमा एक बेहद ही धार्मिक, पारंपरिक और समर्पित पत्नी और माँ थी, जिन्होंने अपने बच्चों को परवरिश पारंपरिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ की थी। शमशाद बेगम ने 12 साल की उम्र में शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। हालांकि परिवार को यह मंजूर नहीं था। उनके पिता की सख्त शर्त थी कि रिकॉर्डिंग के वक्त शमशाद बेगम बुर्का पहने और कभी भी फ़ोटोग्राफ न खिंचवाएं। 1932 में किशोर उम्र की शमशाद बेगम की मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई, जो उसी मोहल्ले में रहने वाले एक हिंदू और कानून के छात्र थे और उम्र से काफ़ी बड़े थे। उस दौर में कम उम्र में शादी आम बात थी और शमशाद के माता पिता उनके लिए रिश्ता तलाश रहे थे। 1934 में धार्मिक मतभेदों के बावजूद और दोनों परिवारों के कड़े विरोध के बीच 15 साल की उम्र में शमशाद बेगम ने गणपत लाल जी से विवाह कर लिया। इस दंपत्ति की एक ही संतान थी, बेटी उषा रात्रा, जिनका विवाह बाद में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रात्रा से हुआ। 1955 में एक सड़क दुर्घटना में गणपत लाल भुट्टो का निधन हुआ। यह सदमा शमशाद बेगम के लिए बहुत गहरा था। उनके पति उनकी ज़िंदगी के केंद्र थे। वे उनके करियर, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेशेवर फैसलों को संभालते थे और उनके संगीत सफ़र के सबसे बड़ी ताकत थे। पति के देहांत के बाद शमशाद जी मानसिक रूप से टूट गए और उनका करियर तेज़ी से ढलान पर चला गया। असल में इतने गायिका होने के बावजूद शमशाद बेगम दिल से हमेशा पत्नी और माँ पहले थी। स्वभाव से चमक धमक से और व्यावसायिक दुनिया से दूर रहना पसंद करती थी और मानती थी ऐसी चीज़ों में किसी औरत का पड़ना उचित नहीं। पति की मृत्यु के बाद शमशाद बेगम मुंबई में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने लगी, पहले साउथ मुंबई में और फिर हीरानंदिनी गार्डन्स में। धीरे धीरे वो पूरी तरह एकांतवास में चली गए और अपना जीवन अपने नाती पोतों को समर्पित कर दिया। 1924 में प्राइमरी स्कूल के दरमियान उनके प्रिंसिपल ने उनकी आवाज़ को पहचाना और गायकी की प्रतिभा को पहचान कर प्रार्थना सभा के मुख्य गायिका बनाई। 10 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक आयोजनों और पारंपरिक शादियों में लोक आधारित गीत गाने शुरू कर दिए। उन्हें कभी कोई औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं मिली। 1929 में उनकी गायिका की महत्वाकांक्षा विरोध से टकराती रही। 1931 में उनके चाचा, जिन्हें कव्वाली और गज़लें पसंद थी, उन्हें चुपचाप जेनोफोन म्यूज़िक कंपनी के ऑडिशन में ले गए। वहाँ लाहौर के संगीतकार गुलाम हैदर के सामने बहादुर शाह की गज़ल मेरा यार मुझे मिल गए गाया। हैदर साहब उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उनको 12 गीतों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वही सुविधाएं देते हुए जो बड़ी गायकों को मिलते थे। पिता की अनुमति चाचा आमिर खान के समझाने पर मिली, लेकिन शर्त वही थी, बुर्का और बिना फोटोग्राफ। शमशाद बेगम को हर गीत के 15 रुपये मिले और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 5000 इनाम के रूप में मिले। 1937 से 1939 के बीच गुलाम हैदर और हुसैन बख्शवाल साहब के गायकी ने उनको और निखारा। नौशाद साहब के लिए शमशाद बेगम ने चांदनी आई बन के प्यार ओ सजना, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, तुक बरे अब दिने बीते रे भैया,
अब सुखायो रे। ओ गाड़ी वाली धीरे हाँ करे, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, बचपन के दिन भुला न देना, और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। जैसे यादगार नगमे गाए जो आज भी सुनने वालों को दिलों को छू जाते हैं। और नौशाद जी खुद मानते थे कि उनके करियर को शमशाद भी की आवाज़ ने ही संवारा। उपी नैयर साहब के साथ शमशाद जी का पहचान लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो से हुई थी। उन्होंने नैयर साहब के फिल्म मंगू के लिए सबसे पहले आवाज़ दी। उसके बाद गीतों की जड़ी लग गई। कहीं आर कहीं पार, लगा तेरी नज़र, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बूझ मेरा क्या नाव रे, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम, और कजरा मोहब्बत वाला। शमशाद बेगम ने नई पीढ़ी को भी अमर कर दिया। एस.डी. बर्मन के साथ के करियर की शुरुआती दौर को भी शमशाद बेगम की गीतों ने मजबूती दी। उनके गाए गीते सैया दिल में आना रे, ये दुनिया रूप की छोर, शर्माए काहे घबराए काहे, आज भी उसी ताजगी के साथ सुने जाते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है, जब मदन मोहन और किशोर कुमार शमशाद बेगम के गीतों के कोरस में गाते थे तब शमशाद जी ने कहा था कि किशोर कुमार एक दिन बहुत बड़े गायक बनेंगे। उन्होंने मदन मोहन जी को वादा किया था जब वे संगीतकार बनेंगे तो उनके फिल्मों में कम मेहनताना में गीत गाएंगे। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी अपने शुरुआती दिनों में शमशाद बेगम के गीतों में कोरस गाया और उनके ही टोन में शुरुआती में गाने गाए हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए 1 2 3 आजा, मौसम है रंगीन गाया। लक्ष्य के आने वाले कई सदियों के लिए रौनक साबित हुई। एक ऐसी आवाज़ जिसने हिंदी सिनेमा के बुनियाद को मजबूती दी। शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई स्थित अपने निवास पर हुआ। उस समय उनकी उम्र 94 वर्ष की थी। हालांकि वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से थी, लेकिन अपने पति गणपत लाल के विवाह के बाद उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाजों के अनुसार किया जाए। उनका इच्छा का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं से किया गया। आज जो हम गीत लेकर आए हैं वो 1956 की फिल्म CID का अमर गीत बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे। इस गीत की खूबसूरती उसकी चुस्ती और फुर्ती में बसती है। यही चुस्ती शमशाद बेगम के उसके बेबाक उच्चारण में रची है। नाव इस शब्द को उजन, वायलिन, बांसुरी और मेंडोलिन की कट नोट्स जिस तरह ढोलक के ठेके से जुड़ते हैं वही इस गीत के लयात्मक चुस्ती का सबसे बड़ा कारण है। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत में डाला था ओपी नैयर साहब ने। पर्दे पर यह गीत मीनू मुमताज़ पर फिल्माया गया था। गीत की शुरुआत होती है सारंगी के एक शांत टुकड़े से, मानो किसी गांव की सुबह की खामोश फिज़ा है। पर्दे पर शकीला नींद से जाग रही है और तभी कुछ युवतियाँ पानी भरने के लिए नदी पर आती हैं। गीत को गति देने के लिए सारंगी के बाद वायलिन और बांसुरी के कट नोट्स आरंभ होते हैं और फिर मेंडोलिन की मधुर आवर्तन के साथ संगीत एक सुंदर समाहार में बदल जाता है। अंतरे में वायलिन के पीछे मेंडोलिन की मीठी टोन चलती रहती है जो गीत की मिठास को और गहरा कर देती है। अगर आप गीत की धुन, वाद्यवृंद और फिल्मांकन का बेहतरीन नमूना देखना चाहते हैं तो इस गीत को बार बार देखिए। हर बार आपको इसमें कुछ नया नज़र ज़रूर मिलेगा। युवतियों का पानी में मटकियों को छोड़ना, उनके हावभाव, उनके लयबद्ध चाल एक साथ इतनी खूबसूरती से बुना गया है कि वो आंखों को बांध लेता है। जैसे ही बांसुरी का टुकड़ा रुकता है उनके कदम भी एक पल के लिए थम जाते हैं। अपनी एक ही नज़र से देवानंद शकीला को घायल कर देते हैं। पूरा गीत रोमांस, जवानी की मस्ती और तेज़ रफ्तार से सरोवर है। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी और अगले गीत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।